हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनाथ लड़की। आइए सुनते हैं। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, अंत तक सुनिएगा। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और प्यार से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों की जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है। तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहाँ चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। पाठशाला के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसके पिता का साल भर हुए देहांत हो गया और माँ कपड़े सिलती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उसकी भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर को भी पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में जाने क्या क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे पिता ने दिया है। अपने पिता के साथ पाठशाला आती होंगी, उसके साथ मेले में घूमने जाती होंगी और भी दूसरी बातों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुनकर इस भोली बच्ची को भी ख्वाहिश होती होगी, काश मेरे भी पिता होते। माँ के प्यार में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन पिता के प्यार में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब मन लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का समय हो गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपने मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ जी ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से कुछ अपनी पसंद से बहुत सारी चीजें भी खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई थी और खामोश हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े उसके घर देने गई थी। रोहिणी ने अपने मिले हुए सामानों को, तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूं चूं करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूल ही न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों के कई बंडल भी थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उन्हें अपने सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया तो उसने कभी देखी भी ना होगी। इन्हीं ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और अपनी मोहिनी आवाज में वह गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्यों का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों का एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था और आंखों में हसरत, बेकसी छिपी हुई थी।
कोई अनजान चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में अब कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर कहाँ रह गई? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा। मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी की माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम अब मेरे पिता हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ बेटा, अब तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनकी तरफ याचना भरी निगाहों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहोगे ना? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आऊंगा, लेकिन वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन, फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उस पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की अपनी खास चीज है। रुक्मिणी अब सोच में पड़ गई थी, अब मैं कैसे इनकी खातिर तवज्जो करूं? उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चा अनेकों बार सुन चुकी थी और उन्हें देवता भी समझती थी। अब उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा? लेकिन आज यह दिन आया है तो वह इस काबिल भी नहीं कि बैठने के लिए कुर्सी भी दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी भी तरह ना रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हुआ और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाजें आने लगी तो सेठ जी बोले, दीदी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है, लेकिन मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसे देखने आऊँगा। उसे पालने पोसने का काम मेरा है। अब तुम कोई चिंता मत करो। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और यह उसकी पहली किश्त है। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी चाहता था कि वह उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके कानों में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय के गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है। ईश्वर आपको इसका बदला जरूर दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सजधज आंखों में खिलती जाती थी। टीचर्स ने उसको बारी बारी से प्यार किया। उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती। आज रोहिणी वह गरीब लड़की नहीं थी जो दूसरों की तरफ ललचाई आंखों से देखती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से बालपन का गर्व और चंचलता टपकती जाती थी। उसकी जबान एक कदम के लिए भी नहीं रुकती। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था तो कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों की कुशल मंगल की चर्चा थी तो कभी प्यार भरे पिता के दिल की दास्तान। एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर से तोहफे और रुपए भेजे। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। अब वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला जाती। दोनों माँ बेटियां एक साथ एक ही क्लास में पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से आगे रहता।
सेठ जी जब भी पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते। उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में कदम रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपने पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज और संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी जो ऊंचे इरादों से पैदा होती है। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी के लिए चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बंबई में एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला। रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को तो एक दम के लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह फबन, जिससे उसकी सुंदरता और चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने प्यार से उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे वह उनकी अपनी बेटी है। उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपकता पड़ता था। इस जलसे के लिए समुद्र के किनारे एक हरे भरे मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थीं। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, तो यही लड़की है जिसने अब की शास्त्र की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन तो करने ही चाहिए। अब इस देश में भी स्त्रियों में ऐसे ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास भी आए। हालांकि बड़ा ही शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हथों पर। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं उल्टी, कहीं कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। तभी अचानक बीन के जैसी सुहानी आवाजें आने लगी। रोहिणी ने अपने मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ एक गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग उसकी कोमलता, स्वच्छता और प्रभावशाली मधुरता से भरी बाणी एक नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी में हमेशा याद रहने वाली यादें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक भी आवाज न आई। वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थीं। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से लोगों ने अपने अपने अभिनंदन पेश किए। तब नरोत्तम दास लोगों का धन्यवाद देने खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूं तो दोस्तों की मंडली में उनके
बोलने के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक सभा में सबके सामने खड़े होते ही शब्द और विचार उनसे बेवफाई कर जाते। बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पे आ बैठे। जब जलसा खत्म होने को आया, वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। अब उसे डाले कौन? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई और चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन करना जरूरी था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास गई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को जाने नहीं दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से मेरा जी नहीं भरा। अभी 1 हफ्ता और रुकना होगा, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। रोहिणी को जवाब न दे सकी। वह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा कराने स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को नहीं रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा कि रोहिणी क्या पूना तक अकेली जाएगी। क्या हर्ज है, तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छुप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका मिलता भी है या नहीं। अब खूब जी भर के अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो लाज, संकोच और उदासीनता के पर्दे में छुपी हुई लज्जा को भी मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह करेगी। कई जगह से बात आई थी, उसमें से कुछ प्रतिष्ठित घराने के लोग भी थे। लेकिन जब रुक्मिणी उन पैगामों को सेठ जी के पास भेजती तो वो यही जवाब देते, मैं खुद ही इसकी चिंता में हूँ। रुक्मिणी को उनकी यह टाल मटोल अच्छी नहीं लगती। रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है, मैं तो उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन सेठ जी को मैंने राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का। माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा मालूम नहीं होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्दी देना और मैं क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला बंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन है। शाम का वक्त
बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं। हरा भरा बागीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग, उसकी रुपहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झकोरों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह तो नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे आ गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी और उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठने लगीं। सारा मैदान महक उठा। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, सख्ती है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गईं, तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।